जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम राजस्थान का भूगोल जो बिल्कुल अपडेटेड है वो पढ़ रहे थे और मैंने कहा था कि ये राजस्थान की नदियां जो टॉपिक है वो यूट्यूब पर डालेंगे। ये वैसे कोर्स की क्लास है ना, जो अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आपको बता देता हूँ। जैसे ये रहा राजस्थान का नए जिलों पर आधारित राजस्थान का भूगोल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट लेवल सेकंड क्लास रूम से रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो मिलेगा आपको। और ये जो कोर्स है वो मात्र 199 रुपये का है। बस वैसे रख दिया, ये भी कोई ज्यादा को नहीं है 199 रुपया। ये जो 199 रुपये है ना मेरे भाई, ये आपको कोर्स मिलेगा विजन इंस्टीट्यूट जो है वो एप्लीकेशन पे। गूगल प्ले स्टोर से विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ लिखोगे तब आपको ऐसा लोगो मिलेगा और इस प्रकार के लोगों पर आप जाइएगा और ये कोर्स आप परचेज जो वो कर लीजिएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है इस यूट्यूब परिवार का तो उसके अंदर जाकर भी आप देख सकते हो, वहां ऐप का लिंक दिया गया है। चलो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे नदियां का, और नदियों को टॉपिक में आज अपनी क्लास है तीसरी। तो करा शुरू। हाँ गुरु जी, तो देखो हमने जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र कंप्लीट पढ़ लिया था मेरे दोस्त। कौन सा अपवाह तंत्र कंप्लीट पढ़ा था गुरुजी? आपा पढ़ लियो आंतरिक। तो अब जो है आज हम पढ़ेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? अरब सागरीय। ईमानदारी के साथ शुरू के 10 मिनट तो क्लास देखो, कहीं भागदौड़ मत करो, इधर चले जाए इधर चले जाए। ईमानदारी से टिककर क्लास देखो, सब बेहतर और अच्छा लेवल का समझ में आएगा। अरब सागरीय नदियां, पूरी राजस्थान की जियोग्राफी इसी प्रकार समझ में आपको आएगी मेरे भाई। राजस्थान की नदियों में अरब सागर की नदी आज हमारा पॉइंट है, क्लास नंबर है 3। अच्छा, और गुरुजी पहला क्लास देखा तो जो नदियों की देखना चाहता है, वैसे तो कोर्स वाली तो पूरी पड़ी है, लेकिन मैंने कहा था ना यूट्यूब वाली तो हम जो है वो ऐप जो है यूट्यूब पर डलवाएंगे। ठीक है, तो ये वहां भी आप देख सकते हो, ये क्लासेस सेम मिल जाएंगी आपको एप्लीकेशन में भी, ये एक टॉपिक की। ठीक है, आज जो नदी है वो अरब सागर की पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि अरब सागर की जो नदियां हैं वो राजस्थान में 17% ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान से जल कहां लेकर जाती है? अरब सागर में। कहां पर जल लेकर जाती हैं? अरब सागर। अरब सागर जो है वो अरावली का पिता है, ये बात पता है क्या आपको? नहीं पता तो सुन लो, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां जो निर्माण करती हैं वो करती हैं एस्चुरी या ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख बोल दो या एस्चुरी बोल दो, ये जो निर्माण करती हैं वो अरब सागरीय नदियां करती है। ज्वार नदमुख एस्चुरी क्या होती है? जैसे कोई नदी है वो सीधा आई और आकर अपना सीधा ही महासागर में डाल दिया, सागर में डाल दिया, वो निर्माण क्या होता है? वो नदी जो है वो कहलाती है एस्चुरी। लेकिन कुछ नदियां होती है जो जल डालते समय ऐसे अनेक भागों में, ऐसे अनेक धाराओं में जो है वो बढ़ जाती है, तो इस भाग को जो है वो बोलते हैं डेल्टा। ऐसे अनेक धाराओं में जब नदियां बट जाए ना जल डालते समय, उसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां बढ़ाती है, ये बात याद रखना। एक तो ये बात याद रखना, अरब सागर के अंदर जो नदियां हैं वो 2 प्रकार से जल डालती हैं। कितने प्रकार से? 2। एक जो नदी है वो अपना जल डालेगी कच्छ का रन, कच्छ का रन में, और एक जो नदी है वो अपना जो जल है वो डालेगी खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी। बात समझ में आ गई के थारे? हाँ गुरुजी, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो एक चीज और समझ लियो, बस फिर बात खत्म है। इतनी वो अपनो राजस्थान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तो है ही हमारा, राजस्थान भी हमारा। ठीक है, राजस्थान से कोई नदी निकली और निकलकर अपना जल ले गई कहां पर? अरब सागर। कहां ले गई? अरब सागर। वो नदियां कौन सी होंगी? अरब सागरीय नदियां। ये बात तो गुरुजी समझ में आ गई। अब अरब सागर के अंदर जो नदियां जाती हैं वो भी 2 प्रकार से जाती हैं। पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि अरब सागर की जो राजस्थान से दूरी है वो 400 किलोमीटर है लगभग। कितनी है? 400 किलोमीटर। उसके अंदर है कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। ये कौन से भाग है? इस प्रकार से आपको आपने गुजरात को देखा होगा, तो ये ऊपर वाला जो है जल ये कच्छ का रण है और नीचे वाला ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, अब सुनो, कच्छ का रण की यदि हम बात करें तो राजस्थान से कच्छ का रण की दूरी जो है वो है 225 किलोमीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, देखो। और खंबात की खाड़ी की जो दूरी है वो 250 जोड़ दो और की कौन करनो 275 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 275 किलोमीटर। समझ में आ गई? हाँ गुरु जी। अब देखो अरब सागर की नदियां कौन कौन सी हैं, उसका एक प्यारा सा मंत्र याद रखना। बोल सो जा, के कर जा, सो जा, सो जा मालू,
अरे सो जा मालू, नहीं तो सांप आ जागो, सांप आसी। सो जा मालू, नहीं तो क्या आ जागो, सांप। बोलो एक बार मेरे साथ, सो जा मालू, नहीं तो क्या आ जागो, सांप। सो जा मालू सांप आसी। एक बार और बोल दो, सो जा मालू सांप आसी। सो से याद रखना सोम, सो से सोम। जा से जो नदी आप याद रखोगे वो जाखम, और माँ से नदी जो याद रखनी है वो माही, माही माही माही। हाँ भाई। और ले से जो नदी याद करोगे वो लूनी, और सा से जो नदी याद करोगे वो साबरमती, साबरमती। बिल्कुल भाई। और पै से जो नदी आपको याद करनी है वो पश्चिमी बनास, बनास नदी अलग है, पश्चिमी बनास नदी अलग है। और ऐ से जो नदी याद करोगे ये माही की ही सहायक नदी है, और इस नदी का नाम है अनास। इतनी नदी जो है वो आपा पढ़नी है। तो कर दिया शुरुआत। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो माही, लूनी, साबरमती। और माही नदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माही की जखम सहायक है, सोम सहायक है और अनास सहायक है। चलो गुरुजी, हमें माही नदी का अपवाद अंतर है वो समझाओ। पहला थे नहीं बताओ, जितो करवाए तो समझ में आयो आ गयो। अरब सागर में जो नदियां चला जावा लेके 17%, ज्यों ज्वार नदमुख निर्माण करती है अरब सागर वाली नदियां। अरब सागर में कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी देखने को मिलेगी। राजस्थान से कच्छ का रण की दूरी 225 किलोमीटर है, खंबात की खाड़ी की 275 है। सो जा मालू सांपासी, ये पूरी कंप्लीट नदियां किनकी है, अरब सागर की ओर जाने वाली। पहला तो क्या कि सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि भाई बताओ कि अरब सागर की ओर जाने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये प्रश्न तो बन ही जाता है। और आपको फिर ये नदी जैसे आंतरिक अपातंत्र की नदियां कौन कौन सी है मैंने बता दी है पिछली क्लासों में, ठीक है, आपने देखी होंगी वो। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले और इंपॉर्टेंट नदी, वो है माही। अरे भाई कौन सी नदी है वो, गुरुजी वो नदी है माही। ये लो भाई, मैंने लिख दिया ऊपर माही नदी। कौन सी नदी, माही। जी अब अपने माही नदी को खोद कर पढ़ना शुरू करते हैं। गुरुजी नदियां खोदती हैं क्या, मतलब केन की बात आज। अब देखो, माही नदी का उद्गम होता है यहां से। यहां एक जिला है धार जिला। कौन सा जिला, धार। यहां पर जो पहाड़ी है वो है अमरोरू गांव की पहाड़ी। गांव बोले तो अमरोरू, अमरोरू गांव की पहाड़ी। देखो पहाड़ी पढ़ ली, जिला पढ़ लिया। एक और बात याद कर लेना, यहीं पर ये पहाड़ी हो गई, ये पहाड़ी हो गई, और यहीं इसी पहाड़ियों के पास एक झील है मेरे प्यारे साथियों। एक क्या है भाई, झील। यहां पर एक झील है, और इस झील का जो नाम है, इस झील का जो नाम है वो नाम है मेहद। झील कौन सी है, मेहद झील। मैं से मेहद और मैं से माही, यहां से जो नदी का उद्गम होता है उस नदी का नाम है माही। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए माही नदी का उद्गम कहां से होता है, वो राज्य कौन सा है, तो मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश, और मैं से मेहद झील। समझ में आ गई बात। जी हाँ गुरुजी। तो अमरोरू गांव की पहाड़ी धार जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही। चलो देखते हैं माही नदी जो है वो किस प्रकार जो है वो बह जाती है। ये निकली यहां से माही नदी इस प्रकार, और माही नदी इस प्रकार निकलकर ऐसे बहती है, और इस प्रकार पुनः जो जहां से आई थी दक्षिण दिशा से वापस उसी दिशा के अंदर ये नदी ऐसे बहती हुई अपना जो जल है वो डाल देती है खंबात की खाड़ी में। हाँ जी, दिख रहा है सभी साथियों को। जी हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से दिख रहा है ना। गुरुजी कलर दूसरा ले लो, दिखेगा नहीं ये। चलो कलर दूसरा ले लेते हैं। कलर मैंने तो सोचा जो नदी है उसी का कलर ले लें, ये तो दिख जाएगा। जी हाँ, ये दिख जाएगा। तो ये नदी इस प्रकार यहां से बहती है, और बहते बहते ठंड लगी, ठंड लगते लगते ये नदी ऐसे बहती हुई अपना जल डाल देती है, ये रहा खंबात की खाड़ी में। एकदम शानदार नदी जो है वो बन चुकी है। चलो इसको पहले अपने मैप में देखते हैं ये किस प्रकार जो है नदी बन रही है। इसको ऐसे देखते हैं पहले फिजिकल तरीके से। खंबात की खाड़ी अपना जल कहां डालती है, खंबात की खाड़ी। मध्य प्रदेश से निकलकर सीधा जल डाल दिया खंबात की खाड़ी। अब देखो मेरे भाई, यह नदी जो है वो राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो यहां पर एक गांव है खांदू। कौन सा गांव है, खांदू गांव। और खांदू गांव
जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। कहां पर है भाई? बांसवाड़ा जिले के अंदर। तो बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में ये नदी क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। समझ में आ गई इतनी बात? जी हाँ। इसको थोड़ा सा और छोटी कर देते हैं, क्योंकि ऊपर से जो इसकी सहायक नदियां वो भी पढ़ लेंगे इसी के अंदर। ठीक है। ऊपर से सहायक भी पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुमने बड़ा बना रखा है तो ऊपर जगह तो होगी, अगर बना लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो अब, ये नदी राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो कौन से गांव से? वो खांदू गांव से। राजस्थान में इस नदी का क्या हो जाता है? प्रवेश। तो माही नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खांदू गांव। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बांसवाड़ा में बहने के बाद हल्की हल्की सीमा जो टच कर जाएगी वो जिला है प्रतापगढ़। वो कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी की बात बता दूं, ये कि बांसवाड़ा में इस नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। बांसवाड़ा में इस नदी पर कितने बांध है? 2 बांध है, जिसमें से एक बांध का जो नाम है वो है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध। और एक जो बांध बना है उसका नाम है कागदी बांध। कागदी पिकअप। कागदी पिकअप बांध। तो दूसरा बांध जो है वो ये हो गया भाई। और तीसरा जो बांध है, प्रतापगढ़ के बाद ये नदी जो है वो प्रवेश कर जाती है एक नए जिले में, और इस जिले का नाम है डूंगरपुर। और डूंगरपुर में इस देखो, सबसे पहले बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर। डूंगरपुर में इस नदी के किनारे जो एक शहर है, उस शहर का नाम है वणेश्वर। नवाटपुरा गांव में एक शहर है, धाम है, जिसका नाम क्या है? वणेश्वर धाम। तो वणेश्वर धाम भी इसी नदी के किनारे है। डूंगरपुर की बात है ये। गलियाकोट भी इसी नदी के किनारे है, जहां पर रमकड़ा उद्योग जो बना हुआ है वो। और भिखाबाई सागवाड़ा जो नहर परियोजना चलाई गई है वो भी इसी नदी पर। ठीक है। हाँ, अब हम आगे जो बात करें तो ये नदी पुनः हल्की सी सीमा बनाएगी यहां पर। यहां हल्की सी सीमा वापस पुनः बांसवाड़ा के साथ हल्की सी, और उसके बाद बहती हुई से डूंगरपुर में होकर और अपना जल जो है वो डाल देगी कौन से राज्य में? गुजरात में। और गुजरात में थोड़ी ही दूरी पर यहां पर एक बांध और बना हुआ है, और इस बांध का नाम है कडाना बांध। ऐसे बताया जाता है कि इसमें कुछ भाग जो है ना इस बांध का वो राजस्थान में भी है, डूंगरपुर जिले में कुछ हल्का सा भाग। लेकिन अपने को जो मेन याद रखना है वो कडाना बांध जो है वो राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है भाई। हाँ, तो इस प्रकार से जो नदी है वो यह बहती है, जिसका नाम है माही नदी। गुरुजी, अब अपनी ये जो माही नदी आपने बताई, ये तो मैंने एक बार नॉर्मल आपको सीधा सीधा फॉर्मेट बता दिया कि माही नदी किस प्रकार कैसे बहती है। अब इसके किनारे जो है, जैसे यहाँ पर गलियाकोट है तो वो किसके लिए फेमस है? इसके किनारे बसे शहर, इनके बांध से कितना कितना जो है विद्युत का उत्पादन होता है। तो वो सारी बात जो है लिखित में अपने करेंगे, क्या उपनाम है इनके। एक बार मैं यहीं पर इनके साथ साथ आपको, चलो अपने आगे पढ़ते हैं, फिर सहायक नदी बाद में करेंगे। पहले माही नदी में आपको कंप्लीट पढ़ा देता हूँ। तो चलिए अब आप लिखना शुरू करिएगा, कीजिए। अब देखो, उद्गम तो जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों गुरुजी? उद्गम जो है वो मैंने आपको बता दिया, और लुप्त भी बता दिया कहाँ होती है, खंबात की खाड़ी में। सबसे पहला जो पॉइंट देखेंगे वो अपने देखेंगे उपनाम को लेकर, इस नाम को लेकर उपनाम को। तो उपनाम देखो, उपनाम की एक प्यारी सी ट्रिक याद रखना, ABCD। ABC और D। ए से याद रखना आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा। बी से आप याद रखिएगा बागड़ की गंगा। बागड़ की गंगा। और सी से जो आपको याद करना है वो याद करना है कांठल की गंगा। कांठल की गंगा भी इसी नदी को कहते हैं। और डी से दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी कौन सी है? तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा जो नदी है वो भी माही है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी जो है मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब वो कौन सी है गुरुजी? वो भी माही है। ये उपनाम चलते जाइएगा। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी भी यह है। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी, बिल्कुल गुरुजी, उल्टे यू आकार में बह रही है, अभी देखा हमने। अच्छा, ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है, एकमात्र, जिसका प्रवेश व
निकासी की जो दिशा है वो एक है, निकासी की जो दिशा है वो क्या है, एक है। वो नदी कौन सी है, माही। गुरुजी समझे नहीं, प्रवेश और निकासी की दिशा कैसे, तो देखो इसका प्रवेश ऐसे हुआ इसी दिशा से दक्षिण से, और ये जाएगी भी कैसे अपना जल डालने के लिए, राजस्थान से दक्षिण से ही। ठीक है, तो ये नदी कौन सी होगी, एकमात्र माही नदी जो है वो होगी। आगे हम बात करें आगे, तो देखो उपनाम इसके ABCD, और एक और इंपॉर्टेंट है, जैसे इस प्रकार से अपना दक्षिणतम राजस्थान है और यहां से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी यही है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली, 2 बार पार करने वाली नदी, करने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, उस नदी का नाम है माही। बात समझ में आ गई ना, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आपकी सही बात है। ठीक है, सुनते रहिएगा। अगर बात करें इस नदी की कुल लंबाई की, तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है, 576 किलोमीटर है। ये बात जो है आपको याद रखनी है, कुल लंबाई कितने है, 576 किलोमीटर। और यह विस्तार कितना रखती है गुरुजी ये लंबाई का, तो ये जो लंबाई है ये हम विस्तार देखेंगे तो भारत के अंदर लंबाई बताई है मैंने आपको, ये लंबाई जो है मैंने आपको कहां बताई है, भारत में। क्योंकि भारत के 3 स्टेट हैं, जहां से उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में बहती है, और राजस्थान के बाद ये गुजरात के अंदर। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें, राजस्थान, तो सबसे पहला जिला जो है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। मेरे भाई जल्दी बोलो कौन सा जिला, बांसवाड़ा। हल्की सी सीमा छू जाती है प्रतापगढ़ को, हल्की सी सीमा जो है वो टच कर जाती है प्रतापगढ़ के साथ, और उसके बाद जो जिला आएगा वो कौन आएगा, डूंगरपुर। तो ये राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाह क्षेत्र बनता है, राजस्थान के 3 जिलों के अंदर जो है प्रवाह क्षेत्र बनता है। अच्छा, कुल लंबाई गुरुजी आपने बताई, तो राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर मेरे भाई, 171 किलोमीटर जो लंबाई है वह राजस्थान के अंदर है। वह कहाँ है, राजस्थान के अंदर। तो ये उपनाम और इसका विस्तार और कुल लंबाई, और राजस्थान में इसकी जो टोटल लंबाई है वो, फटाफट आप सभी बातें जो हैं इतनी नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आप अब इसके देखो, उपनाम हो गए सबसे पहला पॉइंट, इसका विस्तार देख लिया, उद्गम मैंने बता दिया, कुल लंबाई कितनी है लंबाई देख ली। अब हम देखेंगे इस नदी के किनारे क्या क्या है, एक बार देखना ध्यान से। ABCD उपनाम, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी। उल्टे यू आकार में बहती है कि नाम याद कर लेना, एकमात्र नदी जो दक्षिण से ही प्रवेश करती है और दक्षिण से निकलती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी कौन सी है, वह भी ये अपनी माही नदी है। अब हम बात करेंगे जो वो है माही नदी के किनारे क्या क्या है जो बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करें किनारे की, तो किनारे में नंबर 1 पॉइंट पे हमें पढ़ना है इसके किनारे बने स्थित जो बांध है उनको। ठीक है, तो नंबर हम जो 1 पे देखेंगे, 1 नंबर पे देखेंगे, वो देखेंगे इसके किनारे जो बने प्रमुख बांध है वो कौन कौन से हैं। तो इसके बांध, तो बांध के अंदर नंबर पहले पॉइंट में बांध देखें, तो देखो भाई इसके किनारे जो पहला जो बांध है अपने देखें बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, यह बांध बांसवाड़ा में एक शहर है बोरखेड़ा, तो बोरखेड़ा के अंदर है। और बोरखेड़ा कहां पर है, बोरखेड़ा जो है अब वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। बोरखेड़ा जो है वो कहां स्थित है, बांसवाड़ा में। जी हां, अब देखो आगे, और अगर हम बात करें माही बजाज सागर बांध को लेकर, इसका जो निर्माण है, निर्माण वह जमनालाल बजाज जी की स्मृति में हुआ था। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज जी जो थे, जमनालाल बजाज जी जो थे, उनकी स्मृति में जो है इसका क्या हुआ था, निर्माण। ठीक है गुरुजी, इनका जो उद्घाटन है, उद्घाटन अब वो कब किया गया, देखो पहले तो मैं आपको इसकी एक बात बता दूं, खास बात है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो है 3109 मीटर।
कितना लंबा है ये? 3109 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है भाई? बोलो फटाफट। राजस्थान का जल्दी जल्दी बोल दो, सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर। अरे कौन सा बांध है भाई? माही बजाज सागर। इसका जो उद्घाटन है वो 1983 में हुआ, 1983 के अंदर। गुरुजी उद्घाटन किन्होंने किया था? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी द्वारा। और 84 में इंदिरा गांधी जी की क्या हो गई थी? जो है वो हत्या कर दी गई थी, है ना? हाँ, तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? माही बजाज सागर। और नोट लगा के एक बात और याद कर लेना इसी के साथ साथ, एक परियोजना भी है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, सागर परियोजना, वह भी माही नदी पर ही है। माही बजाज सागर परियोजना किस नदी के ऊपर है? माही नदी पर। ये 2 राज्यों की परियोजना है भाई। कितने राज्यों की है? 2 राज्यों की, जिसमें एक राज्य का नाम आता है गुजरात और दूसरा जो राज्य है उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान। काम की बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें से 55% जो हिस्सा है वो कौन लेगा? वो लेगा गुजरात। और 45% इस परियोजना का हिस्सा कौन लेगा? राजस्थान। अच्छा गुरुजी, परियोजना का जो पानी है वो किस काम आता है? देखो, परियोजना का जो पानी है वो आप कृषि के लिए भी यूज कर सकते हो, कृषि के लिए भी कर सकते हो, पेयजल के लिए भी कर सकते हो, पेयजल के लिए भी कर सकते हो, और बिजली भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? बिजली। तो ये सारा काम जो है वो आप परियोजनाओं से जो है वो कर सकते हो। 2 राज्यों की है, जिसमें गुजरात और राजस्थान का 55 और 45% हिस्से है। लेकिन बिजली उत्पादन में जो है राजस्थान का 100% है। विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में 100% जो हिस्सा है, उत्पादन में 100% जो हिस्सा है वो किसका है? राजस्थान का। 100% जो हिस्सा है वो राजस्थान का। गुरुजी ये कुल कितना विद्युत का उत्पादन जो है वो करती है? तो यह 140 मेगावाट। 140 जो है वो कुल उत्पादित करती है। कुल कितना उत्पादन करते हैं? 140 मेगावाट। जिसमें से आपको बता दूं मैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं यहां पर 45 मेगावाट की 2 इकाइयां काम कर रही है। 45 मेगावाट की कितनी इकाइयां काम कर रही है? 2। और और इसके बाद अगर हम देखें 25-25 मेगावाट की और 2 इकाइयां काम कर रही है। तो देखो 45 दूनी कितने होते हैं? 90। और 25 दूनी जो है वो 25 मेगावाट एक इकाई से होता है, तो 2 इकाइयों से कितना मेगावाट होगा? 2 इकाइयों से होगा 50 मेगावाट। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जब हम मेरे दोस्त जोड़ देंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा हमारे पास? 140 मेगावाट। ये 2 इकाइयां हैं और ये एक इकाई से 45 मेगावाट की बिजली बनती है। तो टोटल आप बता दो 140 मेगावाट। समझ में आ गया ना? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। पूरा राजस्थान का भूगोल बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत डेप्थ लेवल से आपको जो है वो मुकद्दर में झुका के रख देंगे। हम पूरी शिद्दत से जो है आपको पढ़ाएंगे। बस आप कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते रहिएगा, जरूर जो है आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप में मिलेगी मेरे भाई। तो माही नदी की तो बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये माही बजाज सागर की बात, तो माही बजाज सागर की बात जो है वो क्या हो गई? अपनी कंप्लीट हो गई। जी हाँ, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। दूसरा, ये तो पहला बांध था, हाँ गुरुजी। तो दूसरा जो बांध है उसका नाम क्या है? दूसरे बांध का जो नाम है वो है कागदी पिकअप। दूसरा जो बांध है उसका नाम क्या है? कागदी पिकअप। ये बताया था ना मैंने। ये भी कहां पर है? ये भी बांसवाड़ा में है। तीसरा जो बांध है ये राजस्थान से बाहर है, उसका नाम है कडाना बांध। तो गुरुजी कडाना बांध जो वो कहां पर है? कडाना जो बांध है वो कहां पर है भाई? गुजरात। ये बांध कहां पर है? गुजरात। याद रखना ये राजस्थान से बाहर है ये बांध। जी हाँ गुरुजी, ये बात याद हो जाएगी। अब एक पॉइंट किनारे में क्या देखा हमने? इसके किनारे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, ठीक है। नोट लगा के एक परियोजना और याद रखना, भीखाबाई सागवाड़ा। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। ये डूंगरपुर की है, माही नदी पर। डूंगरपुर में चलाई गई है इसी नदी के ऊपर। नदी कौन सी है? माही। माही नदी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, याद रखना। अब देखो, और
और गुरुजी इसके किनारे, तो किनारे का पॉइंट चल रहा, देखो इधर इसके किनारे हमने एक तो बांध देख लिए प्रमुख, किनारे का पॉइंट है ना नंबर, मेन जो पॉइंट है वो किनारे बतानी है। प्रमुख बांध देख लिए, अब इसके देखेंगे किनारे बसे शहर, इसके किनारे शहर जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो शहर आएगा वो एक धाम है, अपना नवाटपुरा जो है वो इसी के किनारे है। तो नवाटपुरा में जो धाम है उसका नाम है वणेश्वर। कौन सा धाम? वणेश्वर धाम, बहुत इंपॉर्टेंट है वणेश्वर धाम। देखो वणेश्वर धाम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये नवाटपुरा गांव में है, और नवाटपुरा फिर बता दूं मैं आपको कौन से जिले में, डूंगरपुर जिले में। सारे लिखते जा रहा हूं, बताते जा रहा हूं, आपको समझते चलिएगा आप। नवाटपुरा में वणेश्वर धाम है, यहां पर जो प्रसिद्ध है ये खंडित शिवलिंग के कारण फेमस है। यहां पर जो है वो क्या है, खंडित शिवलिंग, उसके कारण ये जो धाम है ये फेमस है। और खंडित शिवलिंग की जो स्थापना की थी, खंडित शिवलिंग की जो स्थापना की थी वो मावजी महाराज द्वारा, मावजी महाराज के द्वारा जो स्थापना की गई थी। ये मावजी महाराज वही हैं जिन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय जो है, निष्कलंकी संप्रदाय वो स्थापना की थी। निष्कलंकी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं याद रखिएगा वो कौन है, मावजी महाराज, मावजी महाराज। खंडित शिवलिंग के लिए ये फेमस है मंदिर, राजस्थान में एकमात्र खंडित शिवलिंग मावजी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था यहीं पर। तो इस वणेश्वर धाम में जो खंडित शिवलिंग के ऊपर मंदिर बनवाया था वो किसने बनवाया था? मंदिर जो बनवाया था वो बनवाया था महारावल आस्करण ने। वो किसने बनवाया? महारावल आस्करण जी ने। महारावल आस्करण जी जो थे, आस्करण जी, इन्होंने क्या बनवाया? मंदिर। ठीक है, ये बात याद रखना है, बनवा दिया। वणेश्वर धाम में मेला भरता है भाई, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। और मेला जो है वो भरता है माघ पूर्णिमा को। कब भरता है भाई? माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को जो है वो मेला भरता है। इसी मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला कहाँ लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला जो मेला लगता है वो वणेश्वर में। पहली बात, इसे बागड़ का कुंभ भी कहते हैं। बागड़ का कुंभ जो मेला है वह भी किसे कहते हैं? वह भी वणेश्वर धाम को कहते हैं। इसे एक तरह से बागड़ का पुष्कर मेला भी बोला जाता है। बागड़ का पुष्कर जो है वो मेला किसे कहते हैं? पुष्कर मेला जो अजमेर में लगता है ना, वह भी इसे कहा जाता है। तो ये तीन इसके उपनाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वणेश्वर धाम। अच्छा, अब नोट लगा के आपको जो बात लिखनी है वो ये लिखनी है कि महारावल जो आस्करण थे, इनकी वाइफ थी, पत्नी थी, पत्नी जिसका नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। पेमल दे ने एक बावड़ी बनवाई थी और इस बावड़ी का नाम है नवलखा या नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी। और नौलखा बावड़ी जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। कहां पर है मेरे भाई? डूंगरपुर जिले में। नौलखा बावड़ी जो है वो कहां पर है? डूंगरपुर जिले के अंदर, याद रखिएगा। तो नौलखा जो बावड़ी है वो डूंगरपुर जिले के अंदर है और किसने बनवाई थी? पेमल दे ने बनवाई थी। ये बात तुम याद रखिएगा। चलो, हमने किनारे पहला शहर देखा वणेश्वर धाम, और वणेश्वर धाम की जो है वो आपको इतनी बातें जो है वो याद रख लेनी है, भूलना नहीं है। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो इसके किनारे बसा नगर है, उस दूसरे नगर का नाम है गलियाकोट। दूसरे नगर का नाम क्या है? गलियाकोट। और गलियाकोट जो है वह कहां पर है? वह है डूंगरपुर के अंदर। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में। गलियाकोट जो फेमस है, पहली बात, यहां पर बोरा संप्रदाय की मुख्य पीठ है भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अब बोरा संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? बोरा संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वह गलियाकोट में। और दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, यहां पर एक उद्योग है जिसका नाम है रमकड़ा या सॉफ्ट स्टोन उद्योग। सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन उद्योग जो है वो कहां पर है? वह गलियाकोट डूंगरपुर में। और तीसरा जो इसके किनारे बसा नगर है वो माही बजाज सागर वाला, जिसका शहर का नाम है बोरखेड़ा शहर। बोरखेड़ा जो शहर है वह राजस्थान के कौन से जिले में है भाई?
गुरुजी वो बांसवाड़ा में। जी हाँ, ये माही बजाज सागर वाला ही बोरखेड़ा है। और याद क्या रखना है इससे प्रश्न कि राजस्थान का सबसे छोटा नगर, राजस्थान का सबसे छोटा नगर कौन सा है? बोरखेड़ा छोटा नगर है। अच्छा तो बताओ, चलो बड़ो पूछे तो किसको होगा? गुरुजी जब हमारा बड़ो पूछे तो हम करेंगे जयपुर नगर को। तो जयपुर जो है उसको हम क्या करेंगे? बड़ा नगर। नगर की बात कर रहा हूं मैं, जिले की बात नहीं कर रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बात नहीं कर रहा। राजस्थान का सबसे छोटा नगर जो है वह बोरखेड़ा है। ये बात जो है तुम्हें याद रख लेनी है जी। अब बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया तरीके से आ गई। हाँ हाँ जी, ठीक है गुरुजी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे लूणी, इसकी जो अपने माही है उसकी सहायक नदियां। तो इसका एक प्यारा सा जो ट्रिक है वो याद रखना। इसकी प्यारी सी ट्रिक क्या है? तो इसका जो सहायक नदियों का मंत्र है, सहायक नदी किसकी? माही की। माही की सहायक नदी, सहायक नदियां। कल हम पढ़ेंगे भाई लूणी नदी को। सभी साथी जो है याद रखिएगा, कल हम पढ़ेंगे लूणी को, आज इतना ही पढ़ेंगे। पहले मैं इसकी सहायक नदियां करवा देता हूं, ठीक है? इसी सहायक नदियों का जो मंत्र याद करना वो याद रखना, सो जा अन्ना, सो जा अन्ना, चादर में लाखन है, चादर में लाखन है। चलो ये पूरी कर ही लेते हैं नदियां। सो जाना, चादर में कौन बैठे हुआ? लाखन। सो से जो नदी याद है सोम, ये हम पढ़ेंगे अभी, अभी करेंगे ये। जा से जो आपको नदी याद करनी है वो करनी है जाखम। अन्ना से जो नदी याद करनी है वो करनी है अनास। चा से चाप नदी याद रखना, और दर से जो नदी याद रखनी है वो दर, ठीक है? मैं से जो याद रखनी है वो जो नदी है मोरेन नदी, मोरेल नहीं है मोरेन। और लाखन से लाखन नदी हो गई, लाखन से जो नदी हो गई वो कौन सी होगी? लाखन। मोरेन, लाखन, और अब एक नदी और याद करना, लाखनी। सो जा चादर लाखन ई, सो जा चादर लाखन ई याद रखना है। और ई से जो नदी याद करनी है वो ईरू, ईरू, या इसे बोल दो एराव। कौन सी नदी? ईरू या एराव। एक नदी और याद रखना वैसे भादर। तो ये जितनी भी नदियां हैं वो इसकी सहायिका किसकी भाई? माही की। एक बार और बोलो, सो जा अन्ना चादर में लाख रहे। तो सोम, जाखम, अनास, चाप, दर, मोरेन, लाखन, ईरू, एराव और भादर नदी। ये जो नदियां हैं वो कंप्लीट आपको याद रख लेनी है। अब इनमें से मैं आपको ये दो नदी जो इनकी तो व्याख्या करवाऊंगा अभी, और इनकी जो नॉर्मल बातें वो अभी मैं आपको मैप में बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। आ होगी अपने नदी किसी माही। तो साराऊ पहला नदी निकाला मध्य प्रदेश, एमपी से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है अनास नदी। कौन सी नदी है भाई? अनास। अनास नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद अपना जल लेकर जाती है। इस प्रकार बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर के अंदर अपना जल डाल देती है माही में, ठीक है? अब ये कौन कौन से जिलों में गई? मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये नदी गई बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद इस नदी की बात करें तो डूंगरपुर में अपना जो जल है वो डाल दिया इसने, ठीक है? यहां पर जी गुरुजी ये तो समझ में आ गई। अब बात करें इसके बाद नेक्स्ट अगली नदी, तो बांसवाड़ा से ही एक नदी निकलती है, बांसवाड़ा से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है चाप। चाप नदी बांसवाड़ा से निकली और डूंगरपुर में बहती हुई अपना जल डाल दिया इसी नदी के अंदर। ये इस प्रकार बहती हुई डूंगरपुर में अपना जल डाल दिया। तो दो नदी बताओ समझ में आई, चाप और अनास, चाप और अनास। अब एक नदी है मोरेल, मोरेल डूंगरपुर से निकलेगी और अपना जल डूंगरपुर में ही डाल देगी। ये नदी कौन सी होगी? मोरेल। ये नदी हो गई भाई मोरेल नदी। ये कौन सी नदी है? मोरेल नदी। अब दो इंपॉर्टेंट जो नदी है वो देखो। एक नदी यहां प्रतापगढ़ से निकलेगी जिसका नाम है जाखम। प्रतापगढ़ से बहती हुई यह नदी अपना जल डाल देगी लाकर डूंगरपुर में वणेश्वर धाम के अंदर। डूंगरपुर में प्रतापगढ़ हल्की हल्की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर के वणेश्वर धाम में सलूम्बर की भी सीमा बना लेती है हल्की सी, ठीक है? लेकिन सलूम्बर जिले में नहीं जाती है। ऊपर से एक नदी आएगी उदयपुर से, उस नदी का नाम है सोम। सोम नदी जो है आज भी कहां से निकलती है? उदयपुर से। और उदयपुर से निकलने के बाद, उदयपुर से निकलने के बाद यह नदी, उदयपुर से निकलने के बाद, उदयपुर से निकलने के बाद ये नदी
इस प्रकार उदयपुर में बहेगी और सलूम्बर जिले के अंदर वो बहती हुई अपना जल डाल देगी इसी ये जो है अपना वणेश्वर, वणेश्वर में। ठीक है, इस प्रकार से ये नदी जो वो सलूम्बर में बहती है, याद रखना। सलूम्बर जो नया जिला बना है वो, तो उदयपुर के बाद सलूम्बर, सलूम्बर के बाद अपना जल यहाँ पर डाल दिया किस नदी में, माही में। तो इस प्रकार जो इस नदी का तंत्र है वो आता है। तो अब हमें जो नदी पढ़नी है सबसे पहले सोम, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे जाखम नदी। तो सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं सोम नदी की। सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं मेरे भाई, अरे थके तो नहीं हो, ना थके हैं कदम, ना हिम्मत हारी है। बिल्कुल, थकना क्यों है अभी, अभी क्यों थकना है मेरे भाई, अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है ढंग से। सोम नदी लिखो, सोम नदी। तो देखो, सोम नदी का जो उद्गम होता है, सोम नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम एक गांव है पिछामेड़ा, पिछामेड़ा की पहाड़ी, और बावड़ो गांव है, बावलवाड़ा। ठीक है, बिछामेड़ा की पहाड़ी कहां पर है गुरुजी, उदयपुर। तो बिछामेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर से ये नदी जो है वो निकलती है। और इस प्रकार यहां से ये नदी निकलकर, यहां से ये नदी निकलकर, मैंने बताया था ना आपको, यहां से ये नदी इस प्रकार बहती हुई अपना जल डूंगरपुर में कहां डाल देती है, वणेश्वर में। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो याद रखना, एक तो हो गया उदयपुर, दूसरा जो जिला आपको याद रखना है, दूसरा जो जिला आपको याद रखना है वो याद रख लेना सलूम्बर। और सलूम्बर हल्की सी सीमा बनाती है, थोड़ी हल्का सा जल डालती है, ज्यादा नहीं, पूरे सलूम्बर को बीच में से नहीं काटती है, उसकी सीमा के थोड़ा सा आगे से बहकर अपना जल डाल देती है वणेश्वर में। अच्छा, वणेश्वर में जो जल डाला वो कौन सी नदी में डाला, वह जो जल है वो माही नदी। तो गुरुजी क्या ये माही की सहायक? बिल्कुल। अब उदयपुर में इस नदी के किनारे क्या क्या है, एक तो बांध है जिसका नाम है सोम कागदोर, सोम कागदोर बांध, सोम कागदोर। तो सोम कागदोर जो बांध है, सोम कागदोर जो बांध है वो इसी के किनारे है। इस नदी के किनारे एक परियोजना भी चलाई गई है, सोम कागदोर परियोजना। सोम कागदोर परियोजना पूछे किस जिले की है, तो सोम कागदोर जो परियोजना है वो उदयपुर जिले की है। कौन से जिले की है, उदयपुर की। अच्छा, एक परियोजना और आती है, नोट लगा के लिख लीजिएगा, सोम कमला अंबा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना, अंबा परियोजना। इसको अपने पहले पढ़ते थे उदयपुर और डूंगरपुर की, लेकिन अब इसको हम जो पढ़ेंगे सोम कमला अंबा, सलूम्बर व डूंगरपुर की, डूंगरपुर की। ठीक है, ये बात जो है तुम याद रख लेना। जी गुरुजी, सोम कमला अंबा परियोजना जो है वो सलूम्बर की है, ये बात आपको याद रख लेनी है। जी हाँ, समझ में आ गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नदी को लेकर, जिस नदी का नाम है जाखम। नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूं, जाखम नदी सिंपल तो है ही। अब इनमें ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, छोटी नदियां हैं, जो जो प्रश्न बनेंगे मैं आपको वैसे ही बता दूंगा इसकी। ये हो गई कौन सी नदी, जाखम। जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो है छोटी सादड़ी पहाड़ी, छोटी सादड़ी। और ऐसे बताते हैं छोटी सादड़ी पहाड़ी पर मंदिर है, और वो जो मंदिर है वो भंवर माता का मंदिर है। किसका मंदिर है, भंवर माता। और भंवर माता के जो मंदिर से है वो एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है जाखम। तो यहां से जाखम नदी का क्या होता है, उद्गम। तो जाखम नदी का जो उद्गम स्थान है वो ये रहा, भंवर माता, प्रतापगढ़ जिला। जिला बोले तो कौन सा है ये, प्रतापगढ़। इसमें सारी लगभग घटनाएं प्रतापगढ़ के अंदर ही हो जाती हैं। इस प्रकार से ये नदी प्रतापगढ़ से निकलती है, और उसके बाद डूंगरपुर का एक वही स्थान जो हम पहले पढ़ रहे हैं, नवाटपुरा। नवाटपुरा के अंदर अपना जल जो है वो डाल देती है। नवाटपुरा में वो धाम कौन सा है गुरुजी, वणेश्वर धाम। कौन सा धाम है, वणेश्वर धाम। वणेश्वर धाम में जल अपना डाल देती है। वणेश्वर धाम में तीन नदियां आपस में मिलती है, सोम माई जाखम। सोम पढ़ा दी मैंने, माई तो फिर मैं नहीं, और एक नदी ये हो गई कौन सी, जाखम। तो ये तीन नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, यहीं पर, सोम, माही और जाखम। अब देखो, एक अभ्यारण्य जिसका नाम है सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है। सीता माता अभ्यारण्य के मध्य से गुजरने वाली नदी कौन सी है, मध्य से गुजरती है। एक तो बात याद रखनी है, सीता माता अभ्यारण्य फेमस है उड़न गलहरी। उड़न गलहरी कहाँ की फेमस है, सीता माता अभ्यारण्य
और ये कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। और उसके बाद ये अपना जल जो है वो डूंगरपुर में डालती है, ये बात याद रखना। वनेश्वर धाम जो वो कहाँ है, डूंगरपुर। जी हाँ। अब और सुनो ध्यान से, एक तो सीता माता अभ्यारण्य हो गया, एक इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है जाखम बांध। कौन सा बांध है भाई, जाखम बांध। तो जाखम बांध भी कहां पर है, प्रतापगढ़ में। कहां पर है, जब तक मैं नया जिला नहीं बोल दूं आप नए जिले मत आना मेरे भाई। जाखम नदी पर ही बना है कौन सा बांध, जाखम बांध। और जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है। सॉरी, जाखम बांध जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। जी हाँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो जाखम बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है, जाखम। फटाफट आप जो है सभी साथी उतारे, अभी जो है सभी साथी आप उतार लीजिएगा। हाँ जल्दी से। मैंने अभी क्या बताया था कि जाखम बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, 81 मीटर। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये बात भी कि जाखम बांध जो अपना 81 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो एक सीताबाड़ी भी है, ये सीता माता अभ्यारण्य है ना, ऐसे ही एक सीताबाड़ी बारह है, सीताबाड़ी। और सीताबाड़ी कहाँ पर है, बारह में। सीताबाड़ी कहाँ पर है, बारह के अंदर। ये बात जो तुम्हें याद रखनी है, सीता माता अभ्यारण्य तो प्रतापगढ़ में है और सीताबाड़ी कहाँ पर है, बारह के अंदर। तो जाखम नदी भी हमने जो है वो कंप्लीट कर ली। और अनास नदी मैंने बता दिया, अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। अनास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, एमपी से। अनास नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के निकलने के बाद डूंगरपुर में जो है वो माही नदी में जल डाल देती है। अरे बोलो, नदी में अपने अरब सागर में माही नदी कंप्लीट पढ़ा दी है मैंने, तुम्हें समझ में आई क्या, बढ़िया तरीके से आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं ना। जी हाँ, तो ये कंप्लीट मैंने आपको पेज जो है वो करवा दिए हैं। और जो साथी ऑफलाइन क्लासरूम रिकॉर्डेड कोर्स जो लेना चाहता है तो वह ये राजस्थान का भूगोल का मात्र 199 रुपये में ले सकता है। ठीक है, और क्लास कैसे लगी जरूर बताना। ये तो एक कोर्स की क्लास है, मैंने कहा चलो नदी टॉपिक है, काफ़ी साथियों कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, गुरुजी नदी टॉपिक तो गोल ही होगी हमारे। गोल अभी उद्योग खनिज परिवहन ये टॉपिक पढ़ेंगे तो और भी लगेंगे आपको ऐसे। तो अगर पढ़ो तो अच्छी बात है, अगर सेल्फ हो रही है तो उसमें कहता हूँ सारों बढ़िया बात है। अगर ना हो, ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं तो ये ले लेना, वरना अगर आप पढ़ सकते हो तो आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं पहले भी पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं है कोर्स लॉन्च हो गया तो पढ़ाऊंगा नहीं, आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।